फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का इंट्रोडक्शन, कल आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास जी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को पब्लिक के सामने अनाउंस किया और उन डिसीजंस में बैंकों के लिए क्या है वो मेरे आज के वीडियो का क्रक्स है। वो सारे पॉइंट्स जो बैंकों से रिलेट करते हैं इन मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस में, वो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई एम एसपी सिंह, रिटायर्ड डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक, बैंक्स एग्जीक्यूटिव ट्रेनर, अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। और आप लोग जो प्यार और जो रेस्पॉन्स मेरे चैनल को दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन लोगों से अनुरोध करता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज देयर फॉर बैंक्स इन एमपीसी डिसीजंस। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी रेट्स। हमारी पॉलिसी के 4 रेट होते थे, लेकिन इसमें एक नया इंट्रोडक्शन हो गया। 5वां क्या? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एसडीएफ रेट, जो पहले नहीं था। पहले थे हमारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एसडीएफ रेट ऐड हो गया, तो अब वो और इम्पोर्टेंट भी हो गया। तो ये आपके जो 5 पॉलिसी रेट्स हैं, इनमें क्या चेंजेस आए? पहला, रेपो रेट हैज़ बीन हाइक्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। जो अभी तक 4.90% हमारा रेपो रेट था और ये बढ़ के हो गया 5.40%। और ये हमारा तीसरा रेट हाइक है। सबसे पहले 40 बीपीएस का रेट बढ़ा, फिर 50 बीपीएस का रेट बढ़ा और फिर 50 बीपीएस का रेट बढ़ा। यानी ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसकी मदद से हमने 1.40% से रेपो रेट बढ़ा दिया। और रेपो रेट को आरबीआई इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाई चला जाता है उसकी टारगेटेड रेंज से, और टारगेटेड रेंज कितनी है आरबीआई के इन्फ्लेशन की? 4% ±2%। यानी इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड शुड नॉट बी मोर देन 6%, और ये आजकल चल रहा है अबव 70%। और इसीलिए इनको ये रेट हाई करने पड़ रहे हैं बार बार। अब जैसे अप्रैल का इन्फ्लेशन था 7.79%, मई में जब रेट हाइक हुआ, रिड्यूस हुआ 7.04%, फिर रेट हाइक हुआ है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और नीचे आएगा। जो एवरेज इन्फ्लेशन है फॉर FY23 विल कम डाउन टू 6.7%, लेकिन जून में अभी ये 7.01% है। माई पॉइंट इज कि हमने रेट हाइक किया 140 बीपीएस, और इन्फ्लेशन में इन 3 महीनों में कितना ड्रॉप हुआ? 78 बीपीएस। अप्रैल 7.79, जून 7.01। क्या डिफरेंस है? 78 बीपीएस मीन्स 0.78%। अब ये आप स्टडी कर सकते हैं कि रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन के रिडक्शन में कितना इम्पैक्ट आता है, ये आप समझ सकते हैं। इसी पॉलिसी डिसीजन में आरबीआई ने अपना स्टेंस, जो हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, इसको एकोमोडेटिव ही रखा है। लेकिन साथ में ये आजकल विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन को भी जोड़ लेते हैं,
और विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन में ही लिक्विडिटी को मैनेज करने का ये पूरा प्रयास करते हैं। अब इस समय स्टेंस एकोमोडेटिव है, लेकिन लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज नहीं करने जा रहे। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आता है। जितनी अधिक लिक्विडिटी मार्केट में होगी, इकोनॉमी में होगी, उतना इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अधिक होंगे आपकी इकोनॉमी में, और जितना स्क्वीज करेगा आरबीआई बाय दीज रेट हाइक्स एंड बाय अदर मेथड्स, तो वो नीचे इन्फ्लेशन नीचे धीरे धीरे आता है। और ये आप इंडिकेशन देख भी रहे हैं, 7.79% इट हैज कम डाउन टू 7.01%। और आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कल इन्होंने ये 50 बीपीएस से हमारा रेपो रेट बढ़ाया है, तो इसका पर्पज ही यही है कि ये हमारी टारगेटेड रेंज में आ जाए, शुड नॉट बी अबव 6%। अब ये जो रेट इंक्रीज हुआ रेपो रेट का, तो बाकी पॉलिसी रेट्स में भी एडजस्टमेंट हुए, क्योंकि हमारा जो एसडीएफ रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये रेपो रेट के 0.25% नीचे रहता है। तो 5.040 माइनस 0.25 इज 5.15। तो एसडीएफ रेट इज 5.15, और ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गए। तो ये हमारा एसडीएफ रेट कितना हो गया, 5.15%। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट दोनों रेपो रेट से 0.25% ऊपर होते हैं। तो इसमें अगर 0.25% आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.65%। तो बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आज की डेट में बढ़ के कितना हो गया, 5.65%। और जब एसडीएफ रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का डिफरेंस आप निकालेंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट कॉरिडोर, विच इज स्टिल एट 0.50%। तो इसके आगे जो चूंकि ये स्टेंस को एकोमोडेटिव रखे हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करते रहना है, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसका इन्होंने अपना कोई रिडक्शन उसके एक्सपेक्टेशन में नहीं किया है। फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा जीडीपी मस्ट ग्रो बाई 7.2%, ये इन्होंने उसको अपना बरकरार रखा है, उसमें कोई चेंज, रिडक्शन या इंक्रीज नहीं किया है। अभी आजकल एक और बात चल रही है कि हमारा रुपी पर बड़ा प्रेशर है, रुपी इज फॉलिंग एंड फॉलिंग ग्रेजुअली, बट आफ्टर आरबीआई हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स, दे हैव इनिशिएटेड सर्टेन मेजर्स, तो इसकी गिरावट में एक चेक लगा है, रुकावट हुई है, और अब ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसका यानी रुपी वर्सेस यूएस डॉलर, अब इसका रेट रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इसका रेट बढ़ रहा है वहाँ पर, पहले ये फॉल कर रहा था। और इसको ध्यान में रखते हुए भी हमारा रेपो रेट को हाइक किया गया है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का कि फॉलिंग रुपी शुड बी स्टेबलाइज्ड। फिर हमारा ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज ऑलरेडी ऑन। अभी चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में एमर्ज आउट, मे बी एस्केलेटेड। तो ये ऐसी कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं जिनके कारण आरबीआई बहुत सतर्कता के साथ अपने डिसीजंस ले रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में भी सभी ने यूनानिमसली इसको डिसाइड किया, एक्सेप्ट वन मेंबर जो थे श्री जयंत आर वर्मा जी, उनका थोड़ा डिफरेंस था, बाकी सब लोग इसके फेवर में थे कि रेट को बाई 50 बीपीएस इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये बड़ी अनसर्टेनिटीज हैं। कल को ये भी अगर कॉन्फ्लिक्ट चाइना ताइवान का भी एस्केलेट होता है तो हमारी सप्लाई चेन इन द इकोनॉमी विल बी डिसरप्टेड, और इससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और आरबीआई को फिर कोई इमरजेंसी स्टेप्स इनिशिएट करने
पढ़ सकते हैं। अब हमारे मेन जो 2 पॉइंट्स हैं, इम्पैक्ट ऑन लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स, ये बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हमारे रेपो रेट बढ़ जाने से, चूंकि हमारे सारे रिटेल लेंडिंग के लिए हमने उसको RRLLR बना लिया है, रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट्स हैं, क्योंकि हम EBLR के बेसिस पर चलते हैं ना, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो इसके हिसाब से जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है तो सारे रिटेल लोन्स के रेट अप हो जाते हैं। अब रेट जब अप हो जाते हैं तो बैंकों के प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, बट दिस इज नॉट सो इजी। इतना आसानी से नहीं हो जाता है। जैसे ही डिपॉजिट रेट बढ़ते हैं, ये लैंडिंग रेट बढ़ते हैं, तो हमारी जो हाउसिंग लोन EMI, ऑटो लोन EMI, ये EMI बढ़ जाती है। और EMI बढ़ती हैं तो हमारे मेंबर जो मेंबर ऑफ द पब्लिक है, आम आदमी के पास हाथ में उतना पैसा नहीं बचता है जिसको वो कंजम्पशन में खर्च कर सके। और जब इकोनॉमी में कंजम्पशन रिड्यूस होने लगता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे GDP ग्रोथ पर आता है। ये एक पॉइंट होता है। इसलिए, और दूसरा, जैसे ही लेंडिंग रेट बढ़ते हैं तो हमारे क्रेडिट की ग्रोथ बढ़ती है। और इस समय क्रेडिट की ग्रोथ, बैंकर्स इस बात को लेकर के भी खुश हैं कि क्रेडिट पिकअप कर रहा है। करेंट क्रेडिट की ग्रोथ रेट है 14%, जो पिछले सालों में इस समय काफ़ी अच्छी है, इस समय अधिक है। लेकिन इसके मुकाबले में डिपॉजिट ग्रोथ रेट हमारा कम है, कारण इन्फ्लेशन हाई है और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बैंकों ने जो बढ़ाए हैं, यहाँ बढ़ गया 140 बेसिस पॉइंट, और डिपॉजिट्स रेट जो बढ़े हैं बैंकों द्वारा बढ़ाए गए हैं मात्र 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स। आफ्टर यस्टरडेज इंक्रीज, इस इंक्रीज के बाद हम लोग ये आशा कर सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स आर द लाइफ लाइन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक्स कैन नॉट इग्नोर डिपॉजिटर्स। तो अब हमारे डिपॉजिट रेट कुछ और ऊपर जा सकते हैं। आई एक्सपेक्ट 20 to 40 बेसिस पॉइंट्स के डिपॉजिट रेट्स में इंक्रीज आना चाहिए। उसके बाद भी ये पक्का है कि डिपॉजिटर जो हैं वो निगेटिव टेरिटरी में ही रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कवर अगर नहीं करेगा डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट, तो टेरिटरी तो नेगेटिव ही रहेगी। टू कीप दैट, टू प्रोवाइड दैट कंपनसेशन टू द डिपॉजिटर्स, बैंकर्स मस्ट इंक्रीज द डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स commensurate with the inflation, at least to keep them at least protected from the inflationary trends. With these words, I conclude my video. For listening to me, thank you very much. For watching my videos, thank you very much. For supporting my channel, I am highly thankful. Thank you.